Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मनोज तिवारी के सामने उनको टिकट दिया गया है। फाइट रहेगी उन दोनों में या एक तरफा होगा चुनाव? निश्चित तौर पर फाइट रहेगी। कन्हैया जी को लेके ये कहना है कि उनमें मुझे सिर्फ एक भाषाई वक्तव्य दिखाई पड़ता है। कोई ठोस कारण उठाना, ठोस वजह उठाने का मुझे उनमें मैंने आज तक उनको कोई एक ठोस मुद्दा उठाते हुए नहीं देखा, चाहे वो छात्रों का हो या ही वो देश का मुद्दा हो। तो क्या मानते हैं, उनको चुनाव मैदान में उतरना चाहिए? रणनीतिक तौर पे ज़्यादा ठीक होता। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं और जो यहाँ के छात्र नेता हैं, इन्होंने भारत में कई बड़े बड़े पदों पर रिप्रेजेंट किया है। ताज़ा मामला है कन्हैया कुमार का, जो कभी यहाँ के छात्र यूनियन के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, आज कांग्रेस की सीट पर दिल्ली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आखिर में उस चुनाव की उनके टिकट की घोषणा के बाद एक छात्र जो जेएनयू पढ़ता है वो क्या सोचता है, उनसे बात करते हैं। मैं इस समय जेएनयू कैंपस के बाहर खड़ा हूँ। ये दरअसल ठिकाना है जो स्टूडेंट क्लास करके आते हैं, थोड़ा सा गैप मिलता है तो यहाँ आते हैं, चाय पीते हैं, कुछ खाते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। और इसी दौरान कई सारी राजनीतिक बातें भी होती है, ना सिर्फ क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होती है। इन्हीं छात्रों से बात करते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुमित है। सुमित, जिस तरह से आज कन्हैया को टिकट मिला है, वो यहाँ के प्रेसिडेंट भी थे पहले, तो एज ए जेएनयू स्टूडेंट आप क्या सोचते हैं, कितने प्राउड की बात है, किस तरह से? जी मतलब जब ये खबर आई कल, जो है मैंने सोशल मीडिया पे देखा, कांग्रेस का जो प्रेस रिलीज आया कि कन्हैया कुमार जी जो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी रहेंगे लोकसभा के चुनाव के लिए, तो ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि इस खबर को लेके पहले से ही आशंकाएं राजनीतिक गलियारों में थीं और कांग्रेस के करीबी लोग इस बात को मीडिया को बता रहे थे कि हो सकता है कि कन्हैया कुमार जो है कंटेस्ट करें। उनके साथ शीला दीक्षित जी जो सीएम रह चुकी हैं दिल्ली की कांग्रेस से, उनके पुत्र भी उनके साथ रेस में थे वहाँ से टिकट पाने के, लेकिन उनको टिकट मिला है। तो एक युवा होने के नाते और जेएनयू की राजनीति को देखने के नाते मुझे अच्छा लग रहा है इस बात। उनके साथ जब वो छात्र राजनीति में थे, जब वो प्रेसिडेंट थे, कई सारे विवाद हुए। फिर वो जब राजनीति के क्षेत्र में आए तो उसका विरोध भी काफ़ी हुआ। इशारा मैं बता रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। क्या ये चीज़ें उनको फेस करना पड़ेगा इस चुनाव में? जी, वो तो मानी सी बात है कि जेएनयू जो है भारत के जो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट है उसके हमेशा नज़र पे रहता है, जो कि यहाँ पे जो प्रगतिशील विचारधारा के लोग ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे प्रगतिशील वामपंथी राजनीति, अम्बेडकरवादी राजनीति का केंद्र है ये, और यहाँ से सवाल उठते रहते हैं। जो यहाँ के छात्र हैं वो पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव रहते हैं। वो देश के अपने जगह जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसके अलावा भी देश के तमाम सवालों से उनका रुझान होता रहता है। तो वो यहाँ पे सवाल उठाते हैं, तो मानी सी बात है कि किसी भी मुल्क में अगर वहाँ का यूथ, वहाँ का छात्र अगर वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सवाल उठाएगा तो वो अनईज़ी फील करेंगे। और जेएनयू को देख सकते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन होता है जेएनयू में जब भी कुछ होता है, तो वो हम देखते हैं कि प्रतिक्रिया कैसे मिलती है किसी भी राज्य की तरफ से। जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, आज से नहीं बहुत पहले से। यहाँ पे तमाम लोगों के खिलाफ हिंसा का भी प्रयोग हुआ है और फर्जी केसों में फंसाने की भी कोशिश हुई है। तो ये तो जेएनयू के साथ जुड़ा ही हुआ है, लेकिन इसे लोग कैसे देखते हैं उस बात पे निर्भर करता है कि वोटर का क्या माइंडसेट। जी, ये एक चीज़ मैं बात बताना चाहूँगा, जैसा कि इन्होंने कहा जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इन छात्रों की काबिलियत है, यहाँ की फैकल्टी की काबिलियत है, चाहे आरोप जितने भी लगे इस संस्थान पर, ये लोग ये साबित करते हैं कि जेएनयू क्यों देश का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, क्यों यहाँ के छात्र इतने काबिल हैं। और ये हर साल ये लोग पढ़ाई के दौरान जो नतीजे आते हैं उससे ये लोग साबित करते हैं। बहरहाल कन्हैया की बात हो रही थी, हमारे साथ और भी छात्र हैं। आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम अभिषेक यादव है। अभिषेक, क्या मानेंगे, कन्हैया को टिकट मिला है दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए, कांग्रेस ने दिया, आप एज ए जेएनयू क्या देखिए, कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, तो एक अच्छा है कि अगर यूथ अगर पॉलिटिक्स में आ रहा है तो जो यूथ के जो मुद्दे हैं, कन्हैया कुमार वैसे भी पॉलिटिक्स में
यहाँ काफ़ी चर्चित रहे हैं, पॉपुलर रहे हैं, चर्चित भी रहे हैं और विवादित भी रहे हैं, दोनों रहा। विवादित भी रहे हैं। हाँ। लेकिन विवाद जो है एक तरह का विवाद उस तरह का नहीं रहा है जिस तरह से एक सरकार का 2014 के बाद से ही जिस तरह से ये यूनिवर्सिटी जिस तरह से एक सरकारी जो पॉलिसी है, सरकार की जो पॉलिसी है उसकी एक मुखालफत करती है, जिस तरह से क्रिटिकल होकर के उस पर बात करती है, डिबेट करती है, डिस्कशन करती है, तो सरकारों को इसको दिक्कत होता है। जैसे JNU हुआ, जामिया हुआ, MU हुआ, तो सरकारों उसका एक प्रोपेगेंडा भी है सरकार का 14 के बाद से ही। आप जिस तरह से देख रहे हैं तो इसको बदनाम करने की एक कोशिश तो हो रही है और सरकार पूरी तरीके से एक तरह से जिस तरह से प्रोपेगेंडा का एक जरिया बना रहा है यूनिवर्सिटी को, कि आप देखें बड़े बड़े पोस्टर बैनर्स लगाए जा रहे हैं, उनके बिना सेमिनार होते हैं बड़े बड़े, तो सरकार का एक कोशिश रहा है। लेकिन यहाँ का जो स्टूडेंट है वो लगातार इस बात को जो है रजिस्ट भी कर रहा है और पढ़ाई लिखाई में भी अपना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो मनोज तिवारी के सामने उनको टिकट दिया गया है, फाइट रहेगी उन दोनों में या एक तरफा होगा चुनाव? निश्चित तौर पर फाइट रहेगी, क्योंकि कन्हैया कुमार एक मनोज तिवारी पिछले 5 साल से तो वहाँ पर रह ही रहे हैं, 10 साल से सांसद हैं ही, तो निश्चित तौर पर और जो उन्होंने काम किया है एक वहाँ पर एक तो उनके खिलाफ एक फाइट देंगे। बिल्कुल, जैसा कि ये JNU के छात्र हैं, इनका मानना है कि फाइट रहेगी इन छात्रों में। हमारे साथ कुछ और हैं छात्र जो उनसे मैं बात करता हूं। सर, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है अंशुल कुमार जी। कहाँ से है आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, कहाँ दिल्ली से? दिल्ली में मैं नॉर्थ ईस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से ही। अच्छा, उसी लोकसभा से है जहाँ पे कन्हैया जी और मनोज तिवारी आमने सामने हैं। क्या लगता है क्या माहौल रहेगा वहाँ पे? अब JNU के हैं और JNU का छात्र वहाँ फाइट करने उतरा है मैदान में, तो अभी जो हाल फिलहाल में जो लोगों के बीच में जो है मनोज तिवारी के प्रति एक नाराज़गी है, उस क्षेत्र में जो है विकास के कार्य बहुत कम हुए हैं और मनोज तिवारी का लोगों के बीच जो है प्रेजेंस जो है बहुत कम देखने को मिला है। तो ये एक मुद्दा हो सकता है कि कन्हैया जी भुना ले जाएं और जीत जाएं वहाँ से, हो सकता है। और कन्हैया जी को लेके क्या कहना है? कन्हैया जी को लेके ये कहना है कि उनमें मुझे सिर्फ एक भाषाई वक्तव्य दिखाई पड़ता है। कोई ठोस कारण उठाना, ठोस वजह उठाने का मुझे उनमें मैंने आज तक उनको कोई एक ठोस मुद्दा उठाते हुए नहीं देखा, चाहे वो छात्रों का हो या ही वो देश का मुद्दा हो। बस जो ऊपर से सब जिन बातों पे बात करते हैं और जो एक फैशन बन जाता है, उन्हीं मुद्दों पे वो बात करते हैं। लेकिन अगर उन्हीं के पिछले जिन पार्टी से वो संबंधित थे, कम्युनिस्ट पार्टी, अगर आप एक बार उन पे सवाल उठा देंगे तो आपको BJP का एजेंट बोल दिया जाता है। लेकिन जो वाजिब सवाल है वो पूछोगे तो आपको उस एक फिरके में ही रह के बात करने के लिए आपको मजबूर कर देंगे। आप कुछ और दूसरी बात अगर आप करेंगे तो आप कहेंगे कि आप संघ के एजेंट हैं या BJP के एजेंट हैं। लेकिन अंदर खाने आप देखेंगे तो इस यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा खुद ही कम्युनिस्ट लोग संघ के बच्चों से और बाकी बच्चों से बड़े अंदर खाने एकदम अच्छे संबंध बना के रखते हैं और अपने कोई नौकरी भी पा लेता है और दूसरों के ऊपर वो ये दबाव बनाते हैं कि आप संघ से जुड़े ही मत। अब जिसके पास खाने के लिए नहीं है वो अपनी नौकरी नहीं देखेगा क्या? लेकिन दूसरों पे ये मॉरल प्रेशर बनाते हैं कि आप नहीं जुड़िए। और इनके माता, इनके पिता सब संघ से जुड़े होते हैं और दूसरों बच्चों को यहाँ के आके शिक्षा देते हैं कि आप संघ से दूर रहिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कौन सी पार्टी में जाएँ, वो आपका व्यक्तिगत विचार है, पर किसी पे ये मॉरल दबाव क्यों बनाया जाए कि आप इधर जाएं इधर ना जाएं और हम जहाँ जाएं हम वहाँ जाएं। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि कन्हैया जो है अच्छे वक्ता है, बातचीत अच्छा करते हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर पर मुद्दे उठाने होते हैं वो नहीं लोगों है। के, वो उसका उनमें बहुत बड़ा एब्सेंस एक दिखाई पड़ता है। अच्छा, अगर आप भी सोचिए तो आपके दिमाग में भी कुछ ना कुछ आना चाहिए ना। कोई मुद्दा एक उठाया हो आपने, आया कुछ भी? मेरे दिमाग में तो एक भी नहीं आया। आप सोच लीजिए कौन सा मुद्दा उन्होंने उठाया। SC ST का प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा उठाया? नहीं उठाया। और दलितों पे इतनी एट्रोसिटीज़ होती हैं, उस पर कोई वो क्या करते हैं, पहुँच तो जाते हैं, पर्चा निकाल देते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ जो उनके परिप्रेक्ष्य में पोलित ब्यूरो से जो खबर आती है उसी पे खबर उठाएंगे, बाकी में खबर नहीं उठाएंगे। अच्छा, आवाज़ उठाने की बात जो आप कह रहे हैं, पिछली बार भी वो लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरे थे, नहीं जीत पाए, तो वो संसद पहुंचेंगे तो अपनी आवाज़ उठाएंगे ऐसे। तो इस पे मेरा कहना ये है कि जब भी राजनीति की बात होती है तो कौन जीतेगा कौन हारेगा बात वहीं तक सीमित हो जाती है। बात तो जीतने के बाद शुरू होती है।
तो जीतने के लिए आप किसी को आपने खड़ा करवा दिया, अब उसके बाद क्या आप उससे जवाबदेही ले सकते हैं कि उन्होंने हमारे सवाल पूछे या नहीं पूछे? और वो देखिए, कन्हैया को जो इतना बड़ा मंच प्रदान हुआ, इतनी जो उन्हें पॉपुलैरिटी मिली, वो सवर्णों से नहीं मिली, वो निचले तबकों के लोगों से ही उन्हें वो पॉपुलैरिटी मिली। तो अब ये कन्हैया के ऊपर जिम्मेदारी है, वो उनके प्रति कितने समर्पित रहेंगे, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है, हम तो सवाल पूछेंगे। जी, वो एडमिन ब्लॉक का जो तस्वीर था वो मुझे याद आ रहा है, जब कन्हैया एडमिन ब्लॉक पे बोल रहे हैं और जितने भी छात्र थे वो बिल्कुल उनकी बातों पे तालियां बजा रहे थे, काफ़ी खुश थे, एक तरह से हीरो के तर्ज पे वो उस समय एडमिन ब्लॉक पे देखे जा रहे थे। लेकिन कुछ छात्रों का ये कहना है कि वो छात्र राजनीति से जब राजनीति क्षेत्र में आए तो जो मुद्दे, अच्छे वक्ता तो हैं, बेशक अच्छा बोलते हैं, बातें रखते हैं, लेकिन जो मुद्दे होने चाहिए, ज़मीनी होनी चाहिए, लोगों के जो ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए, छात्र के ज़रूरत की चीज़ें होती है, वो नहीं कर पा रहे हैं। सर, एक चीज़ और ये आपसे पूछना चाहूँगा, एंटी नेशनल के आरोप उनके ऊपर कई बार लगे हैं, इसका नुकसान उनके चुनाव पे होगा? जी, आज के भारत को अगर देखें तो जिस तरीके से लोगों के माइंडसेट को कम्युनलाइज करने की कोशिश की गई है, तो एंटी नेशनल जो शब्द है, अब एंटी नेशनल आज से 50 साल पहले उसका क्या अर्थ होता था और डेफिनेशन ही उसका, हाँ जी, नहीं, अब पूरा वो मैंने बदल गया है, वो अब समझ ही रहे हैं। जो संघ का, जो आरएसएस का और जो बीजेपी का जो रेटोरिक है, जो उनका बातचीत करने का तरीका है, और एक पॉपुलिज्म का पॉलिटिक्स है जिसको हिंदी में लोक लुभावनवाद कहते हैं। तो एंटी नेशनल को जो है वो एक तरीके से देशभक्ति की चाशनी में जो डुबो के लोगों तक पहुंचाया गया है कि लोगों को लगे कि अगर कोई जो है मुद्दों की बात कर रहा है, लोगों की गरीबी का सवाल उठा रहा है, दलितों पिछड़ों की बात कर रहा है, आदिवासियों की बात कर रहा है, अक़लियत समाज की बात कर रहा है, माइनॉरिटी की बात कर रहा है, तो वो हिंदू विरोधी है, वो सनातन विरोधी है, वो देश विरोधी है। माने हिंदू धर्म जो है आज के समय में इस देश का ऑफिशियल धर्म बना दिया गया है, और इस देश का जो संविधान है, जिसकी पूरी बुनियाद जो है वो धर्मनिरपेक्षता पे है, उसको एकदम ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और लोगों के मन में ये बात डाल दी गई है कि जो वामपंथ से जुड़ेगा, जो अम्बेडकरवाद से जुड़ेगा, वो एक तरीके से एंटी नेशनल की ही बात करेगा। वो न शिवाजी की बात नहीं करेगा, वो सावरकर की बात नहीं करेगा, वो गोलवलकर की बात नहीं करेगा, वो उनको क्रिटिकल रहेगा, तो वो एंटी नेशनल है। ये जेएनयू के छात्र हैं और जेएनयू का एक स्लोगन है, यहाँ बोलने की आज़ादी है, जो भी बोले वो बोले, लेकिन कहीं ना कहीं कई बातों पर विवाद होता है और अक्सर उस पर आप कुछ बात करना चाहेंगे? चलिए एक पॉलिटिकल बात पे ही करते हैं, पहले आपके बगल में बैठते हैं। ये जो अभी जो चुनाव का जो माहौल चल रहा है, इसमें इंडिया अलायंस आई है। इंडिया अलायंस में आपको कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, दोनों साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। अब कांग्रेस के लोग शुरू में नाराज़ थे कि भाई जो कांग्रेस के यहाँ कार्यकर्ता थे उनके लिए बस 2 सीटें बची हैं और 1 सीट जो है वो आउटसाइडर यानी कन्हैया कुमार को दे दिया। तो कहीं ना कहीं ये नुकसान होगा जो लोकसभा चुनाव में जो कन्हैया के सामने चुनौती होगी ये चीज़। वो जहाँ तक आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, पहले तो मैं अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम प्रकाश चंद्र है। हाँ। और इतिहास विभाग से शोध कर रहा हूँ मैं, भगत सिंह पे काम है मेरा। हाँ। तो जहाँ तक आपने इंडिया अलायंस की बात की, और वो एक आंतरिक संगठन की आंतरिक बातें होती हैं, अंदर की बातें होती हैं, और वो बाहर जब वो आते हैं कि सामूहिक तौर पे उस पर हमें किस तरह से रिएक्ट करना है, तो उन बातों पे कहीं ना कहीं एक मुश्त होके आना पड़ता है, और वो उस पर एक मुश्त होके आते हैं, बात करते हैं, कॉमन राय है जो वो स्थापित करके उस पर बात करते हैं। दूसरा, एक विरोधाभास हमेशा नज़र आता है। जैसे अभी आप इंडिया अलायंस की बात किया, तो उसमें सीटों का बंटवारा है जो उसको लेके जो खींचतान है वो चलती रहती है। हाँ। अभी जैसे आपने बोला इंडिया अलायंस का, तो जैसे राजस्थान का इलेक्शन हुआ था, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उसमें जो बाकी दलों के साथ सहमति बननी चाहिए थी वो सहमति नहीं बना पाई, और कहीं ना कहीं कांग्रेस एक ऐसा लिटमस टेस्ट है वो देखना चाहती थी, अपनाना चाहती थी कि हम देख लेते हैं कि हमारे अकेली पार्टी में कितना दम है। हाँ। वो उसमें फेल हुए। उसी तरीके से वो चीज़ें अभी हरियाणा के इलेक्शन भी इसके बाद आने वाला है। तो अभी फिर ये जो दिल्ली का जो बात कर रहे हो, तो इसमें
इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे अभी हम यहाँ बात कर रहे थे, तो चांदनी चौक का जो सीट मिला है हाँ। जेपी अग्रवाल को जो, तो वो सीट उनको नई दिल्ली से वो मिलना चाहिए था। अब पता नहीं क्या मजबूरी रही है, क्योंकि जेपी अग्रवाल नई दिल्ली से बहुत पॉपुलर रहे हैं और उनका क्षेत्र रहा है। हाँ हाँ हाँ, आइए आप भी थोड़ा पास आइए। देखिए, ये जो है ये जेएनयू के छात्र हैं। राजनीति की बात शुरू हो गई तो पहले जो नहीं बोलना चाहते थे वो भी आते, क्योंकि ये बताता है कि जेएनयू जो है हमेशा देश को रिप्रेजेंट करेगा, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में। उसका उदाहरण है सब। बताइए। हाँ, वही दूसरा की वही है, जो चांदनी चौक का सीट है वो सुनीता नई दिल्ली वाली सुनीता केजरीवाल है, वो बहुत अच्छे से वो निकाल सकती थी वो सीट। और इसी तरीके से मैंने जेपी अग्रवाल का जो उदाहरण दिया था, उनको नई दिल्ली का सीट मिलना चाहिए था कि वहाँ होल्ड है उनका। अब पता नहीं पार्टी का इंटरनली पॉलिटिक्स क्या है कि उनको चांदनी चौक का दिया गया है। इसी तरह कन्हैया की जो बात आ रही है, तो उसमें मैं दोनों बातें रखना चाहूँगा। तो जैसे अभी कन्हैया का यहाँ पे जो टिकट मिला है कन्हैया को, इस पे जो कांग्रेस ने जो टिकट सोच के दिया है, वो यूथ आइकन है कन्हैया जो, और यूथ के बीच में जो पॉपुलैरिटी है और उस एरिया में यूथ है वो, और ख़ास करके उनके यूपी या बिहार के क्षेत्र से आता है वो, जहाँ तक यूथ है वहाँ पे, वो अपने आप को कनेक्ट करता है, एक छवि देखता है अपना। एक युवा है, हमेशा किसी न किसी को आइकन बनाता है। जैसे मैं अभी भगत सिंह की बात कर रहा था, शहीद भगत सिंह को एक आइकन के रूप में देखते हैं यूथ है जो, और वो उन जैसा अपनी किसी आइकन की छवि अपने में उतार के देखते हैं। जैसे शहीद भगत सिंह थे तो उन्होंने किसको फॉलो किया था? करतार सिंह सराभा को फॉलो किया था। उनकी फ़ोटो अपने जेब में रखते थे, उनको अपना आइकन मानते थे। तो ये हमारी परंपरा है, हमारी विरासत है, वो इतनी सुदृढ़ है, और उसी से हमारा यूथ है वो तो बात मतलब कन्हैया को आप एक यूथ आइकन मानते हैं? यूथ आइकन है, नो डाउट वो। और जो लोग विरोध करते हैं उनको एंटी नेशनल बोलते हैं, कई तरह की बातें बोलते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उन जैसे कई बार विरोधी खेमे से भी ये बात निकल के आती है कि कन्हैया में दम तो है, कि जब वो बात रखता है, जितनी तार्किक वे में बात रखता है, तो कि दम तो है। लेकिन फिर अभी एक मेरे साथी बोल रहे थे यहाँ पे, अंशुल है जो बोल रहे थे, वो बात भी जायज़ है कि कन्हैया कुमार का जो जितना लोग उनको तार्किक बोलते हैं, जितना प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात करते हैं, अगर वो मुद्दों को भुना ले जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो जीत जाएंगे। बिल्कुल। अगर जो कन्हैया जिस तरह की बात कहते हैं, अगर वो सच्चाई दिखने लगे, ज़मीनी बात करने लगे, तो उसका फ़ायदा उनको हो सकता है। आपका नाम क्या है भाई साहब? श्यामल ने जो बात कही वो एक तरह से ब्रेकिंग न्यूज है हमारी भाषा में, लेकिन इन्होंने जो बात कही सुनीता अग्रवाल को लेकर के, सुनीता केजरीवाल को लेकर के, तो क्या मानते हैं उनको चुनाव मैदान में उतरना चाहिए? रणनीतिक तौर पे ज़्यादा ठीक होता भाई। एक तरफ नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी की तरफ अभी इन्होंने सोमनाथ भारती जी को टिकट दिया है, वो खड़े किसके खिलाफ हैं भाई? नई दिल्ली से भाजपा का कैंडिडेट है कौन? एक महिला है, कौन है? अब सबको पता है, किसी परिवारवाद का सिंबल है, क्या है, कैसे हैं। तो उसके अगेंस्ट में आप एक नैरेटिव को न्यूट्रल भी कर सकते थे कि भाई वो वैसे खड़े, वो वैसे खड़े हैं। अब एक महिला के नैरेटिव को भी न्यूट्रलाइज कर सकते थे। उस केस में वो ज़्यादा रणनीतिक तौर पे बेहतर होता। जो परिस्थितियाँ बनी हैं, देखिए राजनीति में ये होता है कि आप कितने कम समय में कितना अजाइल होकर अपने आप को रिएक्ट कर सकते हो। उस हिसाब से देख रहे थे, तो हम लोग इस पे बहुत सारे लोग बैठ के ऐसे चिंतन कर रहे थे, तो हमें लगा कि ये ज़्यादा बेहतर होता कि वहाँ से या तो सुनीता केजरीवाल जी को टिकट दिया था, या फिर कुछ वैसा होता कि भाई अरविंद केजरीवाल जी की वाइफ हैं और सामने जो है आपके पास बांसुरी स्वराज जी खड़ी हैं, तो उनके खिलाफ वो शायद ज़्यादा बेहतर होती। वहीं से 10 की 10 सीट आप समझिए, आपको कन्हैया जी नॉर्थ ईस्ट से खड़े हैं, वहाँ पे 10 में से केवल 7 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। 3.5 लाख वोट से इस बार वो जीते हैं, जो अभी वहाँ पे सांसद हैं मनोज तिवारी जी। इसके पिछले चुनाव में वही व्यक्ति 1.5 लाख वोट के करीब मार्जिन से जीता है। सेम चीज़ को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको लगता है कि भाई नई दिल्ली में अगर महिला कैंडिडेट खड़ी होती, केजरीवाल जी की वो पत्नी है, तो उसके बाद ज़्यादा रणनीतिक रूप से ज़्यादा ठीक होता, केवल इसलिए क्योंकि नैरेटिव के वॉरफेयर में दोनों पे परिवारवाद का मामला तो एटलीस्ट न्यूट्रल हो जाता। बस यही बात थी जो मैं कह रहा था। इनका जो कहना था सुनीता अग्रवाल को लेकर के, सुनीता केजरीवाल को लेकर के, तो इनका ये नहीं था कि सोमनाथ भारती को मिला है तो वो ख़राब है या फिर महिला और पुरुष में ऊंच नीच। ये एक बता रहा है कि राजनीति का जो सूत्र है, जो आधार है, वो ये बताता है जिस तरह से वहाँ पे
बांसुरी स्वराज को बीजेपी ने उतारा है। शायद अगर सुनीता केजरीवाल होती तो वो ज़्यादा असरदार होता है इस चुनाव में। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कन्हैया को लेके जो वहाँ पे पार्टी ने उनको सीट दिया है, तो कहीं ना ये देखा जाता है कि यूपी बिहार पूर्वांचल के लोग वहाँ काफ़ी ज़्यादा है, तो ये भी एक हो सकता है कि कन्हैया को वहाँ से उतारा हो, इसका फ़ायदा भी मिले। देखिए, बाय एंड लार्ज थ्योरी में ठीक है ये, बट अब कितना ट्रांसलेट होता है ये आप नहीं ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते ना कि भाई कितना, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो अभी चुनाव जीता है सबसे ज़्यादा वोटों से, जब वो 3.5 लाख वोट से जीते, तो आप समझिए वो किसके खिलाफ जीते। शीला दीक्षित जी के खिलाफ जीते थे। अगर आपको सही से याद हो, शीला दीक्षित जी खड़ी थी उसके खिलाफ। मनोज तिवारी जी जो अपना लास्ट इलेक्शन जीते, उसमें शीला दीक्षित जी पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली, उनकी विरोधी थी, जो 3.5 लाख वोटों से हारी और दूसरी पोजीशन पे नहीं। अगर इफ माय मेमोरी सर्व्स मी बेटर, तो ये सिनेरियो था। अब ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि वो फॉर्मेडेबल अपोनेंट नहीं है। दूसरा एक और चीज़ समझनी जरूरी है, जो तमाम सारे लोग इसको नहीं समझ रहे हैं, कि फिलहाल देश में इस बात पे वोट सांसद को नहीं मिल रहा है कि जो है वो किस चीज़ के प्रोग्रेस के कितना अच्छा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ पे नहीं मिल रहा है। फिलहाल तो नहीं मिल रहा है, उम्मीदवार के नाम पे भी नहीं मिल रहा जी। फिलहाल जो वोट दिल्ली देगी, मुझे जितना समझ में आ रहा है, जितना हम लोगों से बात करके जान रहे हैं, वो मिलेगा एक लार्जर चेहरे पे, लार्जर नैरेटिव पे। अगर आप उस लड़ाई को नहीं जीत पा रहे हैं तो ये मुश्किल है कि इस तरीके से निकले। बाकी इसी श्रृंखला में ये भी कह दूंगा कि भाई कन्हैया जी को हमारी अग्रिम बधाई कि आप अच्छा लड़ें और बेहतरीन जीतें, पर एक होता है कि रणनीतिक तौर पे ये क्या है कैसा है, तो वो अलग है, यही सोच है फिलहाल। तो जो छात्र यहाँ कैंपस में बैठ के सोचते हैं, इंडिया अलायंस उस बात को पता नहीं कितना फिक्र कर पाती है। इन्होंने जो बात कही, आज का जो लोकसभा चुनाव है ये एक उम्मीदवार के भरोसे नहीं है, एक बड़ा चेहरा है उसके नाम पे लड़ी जा रही है, और उसके लिए किस तरह की तैयारी है। बहरहाल ये जेएनयू के छात्र हैं, ये एक तरफ से कन्हैया कुमार को अग्रिम बधाई दे रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं कि चुनाव जो होगा वो दोनों तरफ से फाइट होगा। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं, इनके कहने का मतलब यही है कि जो भी जीत के जाए अच्छा काम करे, चाहे वो छात्र के लिए हो, किसानों के लिए हो, युवा के लिए हो, अच्छा करे, तभी देश का भी भला होगा। अमरदीप कुमार, दिल्ली।